हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निज्म में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। हमने पूरा कंटेंट पढ़ लिया है, तो फिर अब आज क्या बाकी रह गया? तो आज लेक्चर 4 है, तो जानते हैं क्या बाकी रह गया हमारा। भैया इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, स्टोरी ऑफ टू कंट्री, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिसेबल, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, सब कुछ पढ़ चुके हैं। आपकी दिमाग की बत्ती जल गई होगी, अब बत्ती गुल नहीं होने देनी है, कंटिन्यूसली पढ़ते रहना। अब क्या है, अब सबसे इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन आंसर है सर। हाँ, जितना पढ़ा अब लिखे कैसे, क्या लिख करके आना है वही तो बताओ। तो आज का टारगेट, आज मेरे अर्जुनों की जो निशाना है वो कहां पर हो, क्वेश्चन आंसर पे हो। आंखें कहां पे टिकी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे टिकी होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एनसीईआरटी के जो लास्ट पेज पे क्वेश्चन दिए हुए हैं उन पे मैं चर्चा कर रहा हूं। What are the different forms of power sharing in modern democracies? Give an example of each of these. ठीक है भैया, क्या क्या है? What are the different forms of power sharing? तो 4 फॉर्म्स हमने पढ़े थे। क्या है? ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, डिफरेंट लेवल्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सब के बारे में हमें जानना था। तो हम लोग शुरू करते हैं। In modern democracy, different form of power sharing are given below with an example of each. Different organs of the government 4 हैं, गवर्नमेंट से डिफरेंट लेवल, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। ये 4 हैं, चारों के बारे में हमें 1 by 1 पढ़ना है। सबसे पहले डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ओके, तो पावर जो शेयर करी है वो हमने 3 लोगों के बीच में करी है। किस किस के बीच में? लेजिस्लेचर के साथ, एग्जीक्यूटिव के साथ और जुडिशरी के साथ। लेजिस्लेचर मेड द लॉज फॉर द कंट्री, ये देश के लिए कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट द लॉ विच फॉर्म्ड बाय द लेजिस्लेटर, तो एग्जीक्यूटिव लॉ को इंप्लीमेंट करता है, लागू करवाता है, जैसे क्या है लेजिस्लेचर ने बना दिया है। जुडिशरी इंटरप्रेट द लॉज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और जुडिशरी क्या करता है? इंटरप्रेट करता है कि भाई क्या जो संविधान में लिखा है वो क्या है, कानून में जो लिखा है उसे व्याख्या करता है, समझाता है। नो ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, इसमें कोई भी ऑर्गन क्या है? एक्सरसाइज नहीं करता है अनलिमिटेड पावर। इसमें हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि पहले मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं। और दिस सिस्टम ऑल्सो नोन एज चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस क्यों? लेजिस्लेचर को चेक कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव को कौन चेक कर रहा है? जुडिशरी, और जुडिशरी को फिर चेक कौन कर लेता है? लेजिस्लेचर। इसे हॉरिजॉन्टल सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं, क्योंकि तीनों क्या होंगे? एक ही लेवल पर होंगे, इसलिए। ओके, एग्जांपल हमारा इंडिया का भी है कि भाई इंडिया में क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है, और वहां पे सबकी क्या है? अपनी अपनी पावर्स होती है। फिर आ जाते हैं गवर्नमेंट से डिफरेंट लेवल। इन इंडिया देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट, जिसे हम नेशनल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी हम उसे कहते हैं। तो 4 नामों से जब भी कभी आ जाए तो चारों नाम एक ही होंगे। फिर दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और तीसरी लोकल गवर्नमेंट। इनके बारे में हम क्या है सेकंड चैप्टर जो फेडरलिज्म है उसमें जानेंगे, और इन तीनों के बारे में ही क्या है बहुत डीप में जो हमें जानना है वो फेडरलिज्म वाले चैप्टर में है, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री इन विच पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया क्या है कि साहब फेडरल कंट्री। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? जहां पे सेंट्रल और स्टेट के पास अपनी अपनी पावर्स और इंडिपेंडेंट होकर के क्या है वो काम करे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या है? पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई। दे आर 3 लिस्ट, 3 लिस्ट है। कौन कौन सी? एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। The residuary powers under the jurisdiction of the central government। यूनियन लिस्ट में वही सारे काम आएंगे जो ने क्या है यूनियन गवर्नमेंट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिन पे लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में सारे वो लॉज हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट क्या है कानून बनाएगी, और कंकरेंट लिस्ट में वो लॉज हैं, वो इश्यूज हैं जिन पे दोनों सरकारें कानून बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। बट अगर किसी भी काइंड का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो प्रिवेल किसका करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट वाला करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा पावरफुल है। और बाकी जो रेजिडरी पावर्स है, जो ना यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में है, वो बच गए। रेजिडरी जो बाकी बचा हुआ है वो किसके पास है? वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो आप देखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारे देश में कितनी पावर है, समझिएगा इस बात को। यूनियन लिस्ट के काम कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट के काम कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ओके उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट काम दोनों कर सकते हैं, पर फाइनल किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट वाले का। रेजिडरी लिस्ट कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। जो बाकी काम है वो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा। उसके अलावा यूनियन टेरिटरीज को चलाने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मतलब सेंट्रल 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 सेंट्रल, तो 4 जगह सेंट्रल। इट शोज हेंस प्रूव है कि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? मोर पावरफुल है एज कंपेरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे देश में क्या है? ज्यादा पावरफुल है।
फिर आते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पे। इन एवरी कंट्री डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कास्ट, लैंग्वेज, रेस, रिलीजन एटसेट्रा लाइव टुगेदर। भाई हर देश में क्या है, अलग अलग जो सामाजिक समूह है, कास्ट के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, रेस, रंग के आधार पे, रिलीजन, धर्म के आधार पे अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं एक साथ रहते हैं, लाइव टुगेदर रहते हैं। और जब अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं एक साथ रहते हैं वो डाइवर्सिटी वाली कंट्री कहलाती है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वेराइटीज हो आपके पास, किसी भी चीज में क्या हो, वेराइटीज हो। आज जैसे हमारा देश है, हमारा देश डाइवर्सिफाइड देश है, हमारे देश में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज है। आप धर्म के मामले में देखो कितने धर्म हमारे देश में रहते हैं, जातियों के मामले में आप देखो, ठीक है, और जो संस्कृति है, कल्चर के मामले में देख लो, साउथ में आप जाओ वहां का कल्चर बिल्कुल अलग है, नॉर्थ ईस्ट में जाओ वहां का कल्चर बिल्कुल अलग है, नॉर्दर्न जो इंडिया है उसका कल्चर अलग है, आप कोस्टल एरिया वाले जो स्टेट्स देखोगे उनका कल्चर अलग है, उनके जो त्योहार, जो फेस्टिवल्स है वो अलग है। तो आप बहुत बड़ा परिवर्तन, डाइवर्सिफाइड देश है। हमारे यहाँ पे देश में देखो लैंग्वेजेस कितनी है, बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस हमारे देश में बोली जाती है। तो ये सब क्या है, डाइवर्सिफाइड वाला देश है। तो हमारे देश में क्या अलग अलग प्रकार के सोशल ग्रुप से रह रहे हैं। To maintain peace in the country, power shared among these social groups like community government in the Belgium। तो मेंटेन पीस मेंटेन करने के लिए देश में क्या हो शांति बनाए रखने के लिए क्या होता है, इनके बीच में क्या है, पावर शेयर कर दी जाती है। जैसे कि क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट की बेल्जियम में करा की कम्युनिटी गवर्नमेंट को पावर दी गई। तो मैंने आपको बताया था हमारे देश में भी क्या है, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, SC ST बैकवर्ड क्लासेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी जो बने हुए हैं ये क्या है, इनका प्रेजेंटेशन है, इनको शेयर है, सरकार में बराबर की भागीदारी दी जाती है। ये सब होता है जिससे कि देश में शांति बनी रहे। Such government enjoy power regarding cultural, educational and language related issue। वो which government? कम्युनिटी गवर्नमेंट। यहाँ पे किसके बारे में बताया है, बेल्जियम के बारे में बताया। तो एग्जांपल भी क्या है बेल्जियम गवर्नमेंट का हमने दे दिया है कि वहां पे जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वहां पे एजुकेशनल, कल्चर और रिलीजियस लैंग्वेज की जो राइट है वो उनको रिगार्डिंग है। फिर आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज एंड द प्रेशर ग्रुप्स। व्हेन सोशल ग्रुप्स मेड प्रेशर ऑन गवर्नमेंट्स दे बिकेम प्रेशर ग्रुप्स। जब सोशल ग्रुप्स क्या हो जाए, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना शुरू कर दे किसी अपनी डिमांड के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रेशर ग्रुप्स कहलाते हैं। इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। तो डेमोक्रेसी लोकतंत्र में क्या होता है, पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं और ये मूवमेंट्स जो लोग करते हैं, आंदोलन जो करते हैं, वो क्या करते हैं, उन लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं जो पावर में है, जो पार्टी पावर में है, जो सरकार है वो जो पावर में है, उसको क्या करा जाए, इन्फ्लुएंस करा जाए और उस पर दबाव बना करके जो हमारी डिमांड्स है वो पूरी कर दी जाए। Sometimes power is shared by different political parties having different ideologies। और कभी कभार क्या होता है, जो पावर जो शेयर करी जाती है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू करी जाती है, जिनकी क्या होती है, अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज उन लोगों की होती है। सच अलायंस फॉर्म कोएलिशन गवर्नमेंट। और ऐसे अलायंस क्या है, कोएलिशन गवर्नमेंट हो जाता है। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या है, व्हेन 2 or more parties together टू फॉर्म गवर्नमेंट। जब एक साथ 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां क्या है, सरकार बनाने के लिए एक साथ आती हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्हेन 2 or more parties came together to form government। एक साथ सरकार बनाने के लिए आती है तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्टेट 1 प्रूडेंशियल रीजन एंड 1 मोरल रीजन। एक प्रूडेंशियल और एक मोरल रीजन बताना है। पावर शेयरिंग का एग्जांपल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडिया इज अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी, बिल्कुल है, ये हमारा एक रीजन। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमोक्रेटिक जो स्पिरिट है ये हमारा मोरल हो जाएगा और ये हमारा प्रूडेंशियल रीजन हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। इसके क्वेश्चन एक तो बहुत बड़े बड़े हैं, जितने बड़े आंसर नहीं है ना उतने बड़े क्वेश्चन है। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर 3 स्टूडेंट्स ड्रू डिफरेंट कंक्लूजन्स। विच ऑफ दिस डू यू एग्री विथ एंड व्हाई? गिव योर रीजन इन अबाउट 50 वर्ड्स। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने का 3 बच्चे क्या है अपना डिस्कशन कर रहे हैं और 3 बच्चों की बात से आप कौन से सहमत हो, 50 वर्ड में आपको आंसर बताना है। थॉमन क्या बोलता है, पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिविजन्स। तो थॉमन कह रहा है कि पावर शेयरिंग सिर्फ वही होनी चाहिए जहां पे जिन सोसाइटी में क्या हो, ज्यादा डिवीजन हो, रिलीजन के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, इन सब के बेस पे जो ज्यादा डिवीजन हो उन्हीं में होना चाहिए। मथाई कहता है पावर शेयरिंग इज सुटेड ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिविजन्स। मथाई कह रहा है पावर शेयरिंग वही हो जहां पे जो क्या है, बड़ी कंट्रीज हो, रीजनल डिविजन हो, मतलब बड़े बड़े क्षेत्र हो वहां पे। ओसेफ कहता है every society needs some form of power sharing even if they are small or do not have
सोशल डिविजन्स, ये कह रहा है और सिर्फ कहता है कि भाई सोशल जो पावर शेयरिंग है वो सभी जगह होनी चाहिए, चाहे सोशल डिविजन्स ज़्यादा हो या कम हो, या चाहे रीजनल डिविजन्स है, बड़ा क्षेत्र हो या छोटा क्षेत्र हो, वह क्या होना चाहिए, सारी जगह ही होना चाहिए। तो हम किससे सहमत होंगे? थॉमस से तो बिल्कुल भी नहीं है, मथाई से भी नहीं है। तो हम जो सहमत है वो किससे? ओसेफ से हम लोग क्या है? सहमत है। The conclusion drawn by OSEF is correct. OSEF ने जो बात बोली वो सही है। Every country needs power sharing irrespective of their size, culture, diversification, etc. तो हर कंट्री को पावर शेयरिंग की जरूरत है, चाहे क्या है कास्ट, उनका जो साइज है वो कितना ही बड़ा हो, कल्चर डाइवर्सिफिकेशन कितनी भी हो, पर वहां पे क्या होना चाहिए? पावर शेयरिंग होनी चाहिए। पावर शेयरिंग अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सिविल वॉर इन कंट्री एंड प्रमोट पीस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो जो पावर शेयरिंग है क्या करता है? अवॉइड करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है और सिविल वॉर को भी अवॉइड करता है कंट्री में, और क्या करता है? प्रमोट करता है पीस और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसे प्रमोट कर करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 4, द मेयर ऑफ मर्चेटम आर टाउन नियर ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स के पास में एक टाउन है मर्चेटम, वहां का मेयर है। अब मेयर क्या होता है आप चैप्टर 2 फेडरलिज्म में जब हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उस समय, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, मतलब एक सिटी का सबसे जो हेड है ना वो कौन है? मेयर है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, उसका जो हेड है उसे हम क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। आप एक तरीके से मान लो एक सिटी का जो हेड है वो मेयर है। अब ये मेयर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है जो फ्रेंच पर है ना, फ्रेंच नहीं बोली देनी चाहिए फ्लेमिश रीजन में, क्योंकि वहां पर डच रहते हैं तो उनको काफी हेल्प मिलेगी। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या जो मेयर जो काम कर रहा है वो सही है क्या बेल्जियम मॉडल के अकॉर्डिंग? बिल्कुल भी सही नहीं जानते। नो, दिस इज नॉट द स्पिरिट ऑफ बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम मॉडल की स्पिरिट थोड़ी। बेल्जियम मॉडल ने तो क्या बोला है? जो कहीं भी रहे वो अपनी भाषा को बोल सकता है, अपनी भाषा को बढ़ावा दे सकता है, अपनी भाषा को आगे बढ़ा सकता है, वही उनका काम है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेल्जियम मॉडल मेड प्रोविजंस ऑफ इक्वलिटी एंड अलाउड टू स्पीक देयर लैंग्वेज फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। बेल्जियम मॉडल ने ये प्रोविजंस करे हैं किसके? एक तो समानता के, इक्वलिटी के, भाई सब में समानता होगी। समानता होने का मतलब क्या है? सभी अपनी भाषा को प्रमोट कर सकते हैं, सभी अपनी भाषा को बोल सकते हैं, और उसके साथ साथ क्या है? अलाउड टू स्पीक देयर लैंग्वेज फ्रीली, अपनी भाषा को आराम से फ्री होकर के बोल सकते हैं, चाहे किसी भी पार्ट में, देश के किसी भी पार्ट में रहे वो बिल्कुल बोल सकते हैं। They amended their constitution 4 times from 1970 to 1993. 1970 से 1993 4 बार ये अपने संविधान में संशोधन करते हैं, so that would enable everyone to live together within the country, क्योंकि ये सब क्या है? एक साथ रह सके, एक देश में एक साथ रह सके। So the ban of the French in the Flemish region is against the Belgium model. तो जो बैन है फ्रेंच पे वो बेल्जियम मॉडल के अगेंस्ट में जाता है। Read the following passage. Question number 5. Read the following passage and pick out any one of the prudential reason for power sharing offered in this. Okay. We need to give more power to the panchayats. पंचायत को हमें ज्यादा पावर देनी चाहिए। पंचायत क्या है? फेडरलिज्म में, डिसेंट्रलाइजेशन वाले में जानेंगे। तो जो गांव में जो रूल सिस्टम चल रहा है गवर्नमेंट का, जहां पे सरपंच पंच चुने जाते हैं, वो पंचायती सिस्टम कहला रहा है। तो पंचायत को ज्यादा पावर देनी चाहिए। टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ द महात्मा गांधी बापू, द ग्रेट बापू। जो महात्मा गांधी का विजन क्या था? महात्मा गांधी क्या कहते थे कि भाई भारत की जो आत्मा है वो कहां बसती है? गांव में बसती है। वो चाहते थे कि विलेजेस का डेवलपमेंट होना चाहिए, विलेजेस क्या है आगे बढ़ने चाहिए। तो महात्मा गांधी के जो सपने हैं उनको सच करने के लिए, एंड होप्स ऑफ द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और जो हमारे संविधान के जो निर्माता है उन्होंने भी क्या है ये डाला है संविधान में, डीपीएसपी में, डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी में, उसमें लिखा है कि क्या हो? पंचायतों को ज्यादा पावर होनी चाहिए, पंचायतें बननी चाहिए। द पंचायती राज स्टेब्लिश ट्रू डेमोक्रेसी। कह रहा है पंचायती राज क्या कर रहा है? ट्रू डेमोक्रेसी, सच में डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोगों के हाथ में पावर हो, और लोगों के हाथ में पावर कब जाएगी? जब डायरेक्टली क्या हो वो डिसीजंस लेंगे, या हम जानेंगे कि किस प्रकार से वो डायरेक्ट डिसीजंस लेते हैं। इट रिस्टोर्स पावर टू द ओनली प्लेस वेयर पावर बिलोंग्स इन अ डेमोक्रेसी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। मतलब लोगों के हाथ में पावर जाएगी। गिविंग पावर टू पंचायत इज ऑल्सो अ वे टू रिड्यूस करप्शन। करप्शन रिड्यूस हो जाएगा अगर हम पावर दे देंगे। इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, जल्दी से काम होना शुरू हो जाएगा। व्हेन पीपल पार्टिसिपेट इन द प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंटल स्कीम्स दे वुड नेचुरली एक्सरसाइज ग्रेटर कंट्रोल ओवर दिस स्कीम्स। और जब क्या होगा? हम लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे प्लानिंग में और इंप्लीमेंट करने में, तो डेवलपमेंट स्कीम को तो नेचुरली क्या होगा? ग्रेटर ओवर दिस स्कीम। तो मतलब वो जल्दी से क्या है लागू हो जाएगी, और जल्दी से क्या होगा? हमारा काम है वो अच्छा होगा, करप्शन कम होगा, लोगों जो घोटाले करते हैं वो स्कैम है वो कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है कि ये बताना चाहते हैं कि पंचायती राज को और जो लोकल गवर्नमेंट है उनको ज्यादा पावर देनी चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी का सपना है और हमारा संविधान निर्माताओं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का भी सपना है।
दिस वुड एलिमिनेट द करप्ट मिडिलमैन, और जो करप्ट मिडिलमैन होते हैं, जो बिचौलिया होते हैं, उनको भी खत्म कर देगा। दस द पंचायती राज विल स्ट्रेंथ द फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, तो जो लोकतंत्र की नींव है उसको भी क्या है, मजबूत बनाएगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, पंचायती राजों को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, स्पेशली पंचायती राजों की बात हो रही है, अगर पंचायती राज को हम लोग ज्यादा पावर देते हैं, हम उनसे ज्यादा स्ट्रेंथ करते हैं, तो हमारे डेमोक्रेसी का जो फाउंडेशन है उसे मजबूत बनाएगा। क्यों? देखो, डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि लोगों का राज होना चाहिए, रूल ऑफ द पीपल है। अब लोगों के राज में क्या, मैंने प्रधानमंत्री को चुना पर प्रधानमंत्री मेरी नहीं सुनता, मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना वो मेरी नहीं सुनता, मैंने मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर को चुना, मैं उस तक पहुंच ही नहीं सकता हूं कभी, मैंने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुना, मैं उस तक भी नहीं पहुंच सकता हूं, मिलता ही नहीं, वो 5 साल के बाद मुझे शक्ल ही नहीं दिखा रहा। पर जो मैं सरपंच चुनूंगा ना, वो सरपंच मेरे गांव में रहेगा, गांव से तो बाहर जाएगा नहीं, गांव में रहेगा ना, कभी तो मिलेगा गांव में, तो मैं कभी उससे जाकर के क्या पूछ सकता हूं, मैं ये काम करा या नहीं करा। हम पढ़ेंगे, यहां पे ग्राम सभा का आएगा। ग्राम सभा क्या है, जितने भी एल्डर्स हैं, जितने भी एडल्ट लोग हैं गांव के, विलेज के, वो सारे उसके मेंबर होते हैं और वो डिसीजन करते हैं, ये काम होना चाहिए, इतना पैसा यहाँ पे लगना चाहिए। तो जो पूरी प्लानिंग है ना, वो कौन तैयार करता है, गांव के लोग तैयार करते हैं। पंचायती राज में जो टोटल पावर है वो किसके पास है, लोगों के हाथ में। और वो सिस्टम है पूरा कि एक इंसान की आवाज कहां कैसे दिल्ली तक, मतलब संसद तक, जो पार्लियामेंट है वहां तक पहुंचती है। तो इंप्लीमेंटेशन में, प्लानिंग में, बजट के जो प्रोसेस है उस सब में क्या होता है, डायरेक्ट लोगों का रूल होता है। और जब डायरेक्ट लोगों का रूल है, मतलब जो हमारा फाउंडेशन है लोकतंत्र का, किसका, डेमोक्रेसी का, वो मजबूत होता है। तो हम यही तो कह रहे हैं, जो फाउंडेशन है वो जरूरी है, वो स्ट्रेंथन हो। The following prudential reason are cited into the passage for power sharing। पहला है reducing corruption। आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान में देनी है कि करप्शन को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि जब हम लोगों के हाथ में पावर दे देंगे और वो खुद के डिसीजंस खुद लेंगे, तो वो किसी को गलत नहीं करने देंगे। इंक्रीजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। Improving the efficiency of the system by reducing the number of middlemen and transferring the planning and the implementation to the people concerned through the पंचायत। और क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी जब डायरेक्ट लोगों के हाथ में पावर जाएगी, मिडिलमैन से हट जाएगा। अब आज क्या होता है, मुझे इससे कोई काम कराना है, मेरा काम चीफ मिनिस्टर से है, मेरे पास एक इंसान आएगा, बोला मैं मिलवाऊंगा चीफ मिनिस्टर, मैं ये काम कराऊंगा, इतने पैसे दे, तो जो मिडिलमैन वाला काम है वो भी हट जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट सरपंच और आप सामने बैठ करके काम कर रहे हो, कोई भी काम है, करप्शन कम हो जाएगा। तो जो इफिशिएंसी है ना वो बढ़ेगी, प्रूडेंशियल रीजन है, अच्छी बात है कि इससे क्या हो, पंचायती राज को ज्यादा पावर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजुअली पुट फोर्थ इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट पावर शेयरिंग, आइडेंटिफाई दोज आर इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो पावर शेयरिंग। ओके, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। देखो, अब इसने बोला जो फेवर में है ना उनको आप सिलेक्ट करो। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, बिल्कुल सही बात है। जब जब आप पावर शेयरिंग कर लोगे तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, अवॉइड होना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि हमने देखा बेल्जियम में नहीं हुए, पर श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं करी तो वहां पे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुए और इवन सिविल वॉर तक भी वहां पर हुआ है। डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, मतलब क्या है कि आर्बिट्रेरीनेस मतलब अपनी मनमानी करना, ठीक है। तो उसकी जो पॉसिबिलिटीज है, संभावना है, वो घट जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, जब पावर शेयरिंग कर लोगे, सभी वर्गों के हाथ में पावर है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में पावर है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के पास में पावर है, कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। तो डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली है। डिले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, नहीं, पावर शेयरिंग कभी भी डिसीजन के जो मेकिंग प्रोसेस उसको डिले नहीं करता है, बल्कि इफिशिएंटली और अच्छे से काम करवाता है। विपक्ष वाली बात हमें सुननी नहीं है, फेवर वाली बात को यहां करना है, अगेंस्ट वाली हम नहीं मानते। अकोमोडेट डाइवर्सिटीज, बिल्कुल डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट कर रहा है, यही तो क्या टॉपिक था, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, तो ये तो बात सही है। इंक्रीज इनस्टेबिलिटी एंड डिविजिवनेस, इनस्टेबिलिटी को बढ़ाता है, नहीं, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। डिविजिव, डिवाइड करता है सोसाइटी को, नहीं करता, बल्कि नॉन डिवाइड, यूनाइट और करता है, तो ये बात गलत है। प्रोमोट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, बिल्कुल पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट आता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो है ए वाला हमारा सही है, बी वाला हमारा सही है, डी वाला हमारा सही है और एफ वाला हमारा सही है। ए बी डी एफ, ये जो भी आपके कोड में हो उसको आप क्या कर दीजिएगा, हाँ कर दीजिएगा। तो आपका नीचे एनसीईआरटी में कोड दिया हुआ होगा, 4 बॉक्स होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो जो भी जिसमें भी ए बी डी एफ लिखा हुआ हो वो वाला आपका सही होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। चलो, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में ये कुछ कमेंट्स दिए हैं, उनको पढ़ते हैं। इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग मेजॉरिटी पीपल ट्राइड टू इंपोज देयर डोमिनेशन ऑन द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। ये कह रहा है कि बेल्जियम में जो डच
है वो मेजोरिटी में है, तो वो क्या डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंच को? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। In Sri Lanka, the policies of government ensure the dominance of Sinhala speaking majority। तो श्रीलंका में जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, वो ये इंश्योर करती है, पक्का कर रही है कि क्या हो, डोमिनेंस हो किसका? सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी का। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। The Tamil in Sri Lanka demanded a federal arrangement of power sharing to protect their cultural, language and equality of opportunity in education and jobs। तो बिल्कुल तमिल से ही तो डिमांड कर रहे हैं, हमारे रीजन में हमें पावर दी जाए, हमें इक्वलिटी दी जाए, समानता दी जाए। फेडरल गवर्नमेंट की वो बात कर रहे हैं, पर वो उन्होंने नहीं मानी, तो यहाँ पे सही है। The transformation of Belgium from unitary government to a federal government one prevented a possible division of the country on linguistic lines। ये कह रहा है कि भाई जो बेल्जियम ने ट्रांसफॉर्मेशन करा, वो फेडरल गवर्नमेंट बना, उसने क्या करा, उसको क्या है, डिवीजन होने से रोक लिया। बिल्कुल ये बात सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी सी डी। तो ये जो भी बॉक्स में हो वो आप सही कर दीजिएगा। तो बी सी डी, डी वाला आपका सही है। अब मैच लिस्ट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, इसको हमें मैच करना है। चलो अब आराम से करते हैं। पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जब हो जाएगा तो क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे सेपरेशन ऑफ पावर। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जब भी होगा, सेपरेशन ऑफ पावर आएगी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल, डिफरेंट गवर्नमेंट के बीच में होगा तो उसे हम कहेंगे फेडरल गवर्नमेंट। दूसरा भाई जो सेकंड वाला चैप्टर है ना, वो पूरा फेडरलिज्म के ऊपर है, पूरा का पूरा फेडरलिज्म के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। पावर शेयर्ड बाय सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में कर रहे हैं तो वहां पे कम्युनिटी गवर्नमेंट। और लास्ट वाला जो बचता है पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो फोर्स। तो जो सही हमारा ऑर्डर है वो है 3, 1, 4 और 2। जो भी बॉक्स में ये वाला ऑर्डर हो उसको आप बिल्कुल बिंदास होकर के टिक कर दीजिएगा। अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड बिलो। जो भी 2 पॉइंट दिए उनको आपको पढ़ना है। पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही बात है, पावर शेयरिंग सही है डेमोक्रेसी के। इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, बिल्कुल जो पॉसिबिलिटी है कॉन्फ्लिक्ट होने की उसको रिड्यूस कर देती है, खत्म कर देती है, ये बात भी सही है। तो ए और बी दोनों ही करेक्ट है। थैंक यू सो मच। तो आज हमारा लेक्चर 4 और ये चैप्टर 1 पावर शेयरिंग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम जल्द मिलेंगे आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें लर्निज्म को। थैंक यू।